सर जैसे कि पहले पार्ट में हमने आपसे चर्चा की, तो हमने बीजेपी नेताओं के बारे में बातें की। अब नगर निगम का चुनाव भी पास आ चुका है, उस पर भी कुछ बातें करते हैं सेकंड पार्ट में। तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि महापौर की क्या जिम्मेदारी होती है नगर निगम में? ये तो विगत 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारी बड़ी बहन अभिलाषा गुप्ता जी किस तरीके से नगर निगम में अच्छा कार्य कर रही हैं जी। अब उनके कार्य के दौरान कोई नई चीज़ तो मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं अथवा जनता उनसे इतना संतुष्ट है कि हो सकता है कि अगर उन्हें तिबारा चांस मिले तो वो तो यहाँ पर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर देंगी और भारी से भारी मतों में जीतेंगी। क्या मतलब क्या लगता है आपको कि सभासदों का महापौर से कैसा संबंध, कैसा रिलेशन होता है? पिछली बार 80 सीटों में से 22 सीटें ही बीजेपी की हुई थी, इस बार भी क्या लगता है 100 में से भी उतना ही रहेगा? ये आपने एक बार में 2 प्रश्न किया। पहला कि 100 में 22 पाना और दूसरा महापौर और सभासदों का आपस में संबंध। ये दो प्रश्न हैं, दोनों का मैं एक बार में जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल। ये एक स्थानीय चुनाव है। स्थानीय चुनाव में पार्टी या पार्टी के नेताओं पर विश्वास रखते हुए जनता अपना प्रतिनिधि चुनता है जी। ये सीधे जन प्रतिनिधि चुनने का ये एक मौका होता है स्थानीय चुनाव में। ये कोई पार्टी संबंधित चुनाव नहीं होता है कि ये कोई देश हित का चुनाव नहीं है जी। ये स्वहित का चुनाव है कि अगर हमारा प्रतिनिधि ऐसा होता है, हमारे बीच का होगा तो हमारे बारे में ज़्यादा ख्याल रखेगा, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस पर ज़्यादा गौर करेगा। तो इसमें 100 में 22 पाना बहुत है। अच्छा। जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद जो महापौर होता है, महापौर का सीधा संबंध केंद्र और राज्य के द्वारा प्राप्त अनुदान से होता है, अनुदान लाने का होता है। ये तभी संभव है जब सभासद उनका साथ देंगे, और विगत 10 वर्षों में हम यही देख रहे हैं कि आदमी कैसे भी जीतता है, कहीं से भी जीतता है, अंत में हमारी बहन अभिलाषा गुप्ता का साथ देता है। हमारी बहन अभिलाषा गुप्ता जो इस समय वर्तमान महापौर हैं, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुदान लेती हैं और यहाँ पर काम करवाती हैं। इसलिए 100 और 22 इसका कोई आंकड़ा नहीं है। कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ लोग निर्दलीय जीते, उसके बाद स्वमत से, स्वभाव से भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्वाचित या उनके द्वारा घोषित जो प्रत्याशी रही बहन अभिलाषा गुप्ता, उनके साथ वो अब कंधा से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर 100 और 22 और 27 का कोई मतलब नहीं है। हाँ, बात ये होता है कि सदन चलना, सदन की कार्यवाही जी, उसके लिए जिस तरीके से पक्ष की आवश्यकता पड़ती है उसी तरीके से विपक्ष की आवश्यकता पड़ती है जी, बिल्कुल। जिसका विगत 10 वर्षों से हम लोग भली भांति देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी वर्तमान महापौर सदन को चला रही हैं जी। इसलिए सदन में गिनतियां नहीं होती, काउंटिंग नहीं होती है, उसमें सब के सब हैं। जो हमारे हिसाब से सोच रहा है वो भी हमारा, जो हमें चिता रहा है, जिसको आप लोग विपक्ष सामान्य शब्दों में कहते हैं, जो हमको चिता रहा है वो भी हमारा है, वो भी हमारा ही अंग है। इसलिए यहाँ पर एक समन्वय के भाव से सदन को चलाया जाता है। तो ये तो अभिलाषा गुप्ता की बात। आप भी अब महापौर की ही तैयारी कर रहे हैं, होर्डिंग्स भी लग चुके हैं। आपको पार्टी से क्यों प्रत्याशी चुना जाए, उसके कोई 5 वजह बताइए। अभी मैं प्रत्याशिता की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, अभी जब मैं प्रत्याशिता की बात ही नहीं कर रहा हूँ हाँ। तो ये सवाल तो वही हो गया कि अगर आप भारत के राष्ट्रपति होते तो क्या करते? नहीं, तो ये मेरा सवाल है आपसे, वो एक दूसरा सवाल था, ये एक दूसरा सवाल है। इसमें तो मैं सुबह से शाम लिखता रहूंगा, तब भी अब बोलता रहूंगा, तो ये खत्म ही नहीं होगा। आप मुझे 5 वजह बताइए, 5 वजह बताएं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में है जी, या अभी वर्तमान में नगर निगम को मिनी सदन बोला जाता है, वहां पर है। एक नेता होने के, एक कार्यकर्ता होने की वजह से ये मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी उस पद में आकर के कार्य करने का मौका मिले। पहली बात हो गई जी।
दूसरी बात, पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, जी, पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, मैं उसका एक प्रतिबिंब बन मेरा करके। प्रश्न ये है कि अगर आप प्रत्याशी, मतलब आप प्रत्याशी अगर चुने जाए, क्यों चुने जाए उसके 5 वजह बताइए। कोई और चुना जाएगा, आप सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल जानती हूँ मैं पूछ रही हूँ आप प्रत्याशी अगर बने या आपको प्रत्याशी पार्टी क्यों बनाए, इसके 5 वजह बताइए। क्यों बनाए ये तो पार्टी का अपना विषय है। अगर हमें सर, बना, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि ये चीजें हैं, ये कारण है कि इसलिए ऐसा होना चाहिए। नहीं 5 नहीं, केवल एक कारण है। मैं हाँ। पार्टी का एक जिम्मेदार, वफादार, ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी को लगता है कि इसके योग्य मैं हूँ, इसके योग्य मैं हूँ, तो मुझे अगर मौका देते हैं तो मैं सहर्ष इस कार्य के लिए खरा उतरूंगा। पार्टी के मान सम्मान के लिए, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए, यहाँ की जनता के लिए। चलिए, अगर आप महापौर बनते हैं तो आपकी पहली योजना क्या होगी? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। अगर बनता हूँ तो यहाँ पर कई चीज़ें हैं। एक, अगर मैं बनता हूँ तो मैं बात यहीं से शुरू करता हूँ। हाँ बिल्कुल, यही कि शुरू किया अगर मैं बनता हूँ तो सबसे पहले वार्ड की समितियाँ बनवाऊंगा। अच्छा। और हर वार्ड में स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजार, इन तीनों का क्रियान्वयन करवाऊंगा वार्ड वाइज। जो अभी चल रहा है कि कहीं पर भी दुकानें खुल जा रही, कहीं जहाँ पर स्थान मिल रहा है वहीं पर विद्यालय खोल दिए जा रहे हैं, इसको एक बार ठीक करने का प्रयास करूंगा कि कोई एक ऐसी जगह नियत हो जहाँ पर विद्यालय परिसर 2022 के अनुरूप हो। जैसे हमारे यहाँ जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सब 70-80 के दशक में खोले गए थे। उस समय की वहाँ का जो भौगोलिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ थी वो दूसरी थी। बिल्कुल। आज के हिसाब से 2022 या 21वीं सदी के हिसाब से मेरा एक रहेगा कि सभी विद्यालयों को का फिर से पुनर्विस्थापन करके उनका पुनर्निर्माण करवाऊँ। दूसरा, बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था में ये तय रहे कि इस बाजार में क्या बिकना है और कहाँ से बिकना है और कितने में बिकना है, इसमें मेरा प्रयास रहेगा। तीसरा, आपकी स्वास्थ्य। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ के जो छोटे हॉस्पिटल हैं, जो क्षेत्र के हिसाब से छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, जहाँ पर बहुत से मरीज आते हैं और ठीक होकर के जाते हैं जी, ऐसी जगहों को ठीक तरीके से पुनर्स्थापन कराना, उनको विकसित कराना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और अगर वार्ड वाइज समितियाँ हम बना करके इन सब चीज़ों पर ध्यान करेंगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छी तरीके से हम बाजार व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने प्रश्न किया था कि ये जो रेहड़ी पट्टी वाले होते हैं इनके बारे में क्या कर रहे हैं। ये हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, एक बहुत बड़ा तबका है। बिल्कुल। इसके लिए एक बाजार व्यवस्था को लागू करना, अगर वार्ड वाइज लागू करना, अगर किसी दुकानदार की एक दिन की सेल 1000 रुपये है जी, तो उसको अपने वार्ड में ही बिक्री करना चाहिए, उसको पूरे शहर में नहीं करना चाहिए। अगर किसी की 1 लाख की सेल है तो उसको फिर वार्ड से ऊपर उठ करके शहर स्तर पे अपना प्रयोजन अपना प्रतिष्ठान जो है स्थापित करना चाहिए। ऐसी कुछ मेरी मंशा है। प्रयागराज, मतलब प्रयागराज नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए बिना जनता को परेशान किए आप क्या करेंगे? ठीक उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मधुमक्खी किसी फूल से मकरंद निकालती है और एहसान करती है कि तुम्हें मैंने फूल बना दिया, और उसी से शहद बना करके जो है दूसरों तक पहुंचाती है। यही अर्थव्यवस्था है, यही समाजवाद है। कुछ इसी के चलते जैसे हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से किराएदार, अगर मैं मकान और किराएदार की बात कर रहा हूँ तो वो रजिस्टर्ड नहीं है। नगर निगम में ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जिसके घर में किराएदार हैं उनका जो गृहकर है उसे कम करना, गृहकर कम करना। लेकिन जहाँ जहाँ पर किराएदार हैं, अगर कोई 1000 रुपये दे रहा है तो उससे 10 रुपये लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से किराएदारी पर कर लगा करके
तो पोस्ट जनता को तो आई बढ़ाया गई जा ना, सकता जनता तो हो आई गई है। ना ऐसा इसमें। जब लेने वाली सरकार, देने वाली जनता, हम्म, इसके समन्वय की बात हो रही है। इस तरीके से टैक्स लेना चाहिए, इससे कई फायदे हैं। फायदे आप सुनिए। आप तो 10 रुपए को लेके परेशान हो गई। हाँ हाँ। ये तो विपक्ष का काम ही है कि सरकार जो करे उसका विरोध करना। नहीं अगर ये रजिस्टर्ड हो जाए कि आप मेरे घर में 3 साल से किराएदार हैं और आप इतना पैसा देती हैं, जी, तो आप कभी मेरे घर को कब्जा करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे। हाँ, आम समस्याएं यहाँ पर देखते हैं। अगर यहाँ पर कोई पिता ये रजिस्टर करके जाता है, वो रजिस्टर करता है कचहरी में, नोटरी में, रजिस्ट्रार ऑफिस में, हमारे नगर निगम तक आने में उसमें बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल। अगर इस प्रक्रिया को हम सॉल्व कर देंगे तो बहुत से विवाद हैं जो स्वतः अपने आप निस्तारित हो जाएंगे। इसमें जो फीस या जो वृद्धि होगी, इसमें जो वृद्धि होगी, ये सरकारी आय को बढ़ा सकता है। दूसरा, जमीन के सर्किल रेट। आपको क्या लगता है कि सबसे महंगी जमीन इलाहाबाद प्रयागराज की जो है, क्या उतने में जमीन की बिक्री होती है? क्या सिविल लाइंस का सर्किल रेट 60,000 रुपये है, तो क्या वहाँ की बिक्री 60,000 रुपये गज होती है? मेरा मानना है कि अगर वहाँ की सर्किल रेट 60,000 है तो वहाँ पर बिक्री 1,20,000 की होती है। ऐसे में सर्किल रेट बढ़ाना न्यायप्रद है। इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, इससे कालाबाजारी रुकेगी। लोग यहाँ पर केवल दाम बढ़ गए हैं, यही केवल चिल्लाते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं कि यहाँ का शुल्क जो है, जमीन का रेट बढ़ गया है, सर्किल रेट बढ़ गया है जी। लेकिन जो खरीदार हैं और जो बेचने वाले हैं, उनसे पूछिए क्या उस नियत रुपए में ही वो खरीदते बेचते हैं? जब इसका आप सर्वे करेंगी ग्राउंड पे जा करके, तो पता चलेगा कि ऐसा 100 में 1 या 2 केस होता है, बाकी 98-99 में ज़्यादा दाम पे पैसा जमीन की रजिस्ट्री होती है, जमीन बिकती है। बहुत से साधन हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, इलाहाबाद 2 नदियों के बीच में है जी। 2 नदियों के बीच में होने की वजह से अगर जरा से भी यहाँ पर बाहर की गाड़ियाँ आ जाती हैं तो भीड़ लग जाती है। जैसे आप आलोपी बाग, झूसी, नैनी, मुंडेरा, बिल्कुल। इधर आप देख लीजिए। अगर इसमें एक व्यवस्था कर दी जाए कि बाहर की गाड़ियाँ प्रयागराज में कितने दिन के लिए आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, उसका अगर ब्यौरा ले लिया जाए और इस नाम पे अगर उनके ऊपर कुछ टैक्स लगा भी दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये एक सार्थक दिशा होगी। बाकी तो हमारे यहाँ पर महापौर अभिलाषा बहन हैं, एक महापौर और हैं जो इस समय सांसद हैं, माननीय रीता बहुगुणा जी। इन सब लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभव है। माननीय केशव जी हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष केसरी देवी जी हो गई, जो इस समय यहाँ पर फूलपुर की सांसद हैं। हमारे विधायक हर्ष वाजपेयी हो गए, सिद्धार्थनाथ जी हो गए, नंद गोपाल नंदी जी जो इन सबके मंत्री भी रह चुके हैं। इन सबका अनुभव ही काम आएगा, इन सबका साथ ही काम आएगा। इसलिए जो भी योजनाएं आएंगी, हो सकता है मेरी योजनाएं फिजिबल ना हो, या आज किताब में अच्छी लग रही हो, या लिखने में अच्छी लग रही हो, या कहने में अच्छी लग रही हो, लेकिन ज़मीन पर जब उसका निस्तारण किया जाएगा, जब उसके क्रियान्वयन किया जाएगा, हो सकता है गलत हो। इतने मार्गदर्शक हैं हमारे, ये सोचना तो हमारा, चलिए केवल मुझे अपनी बात रखनी है, बाकी सलाह वो देंगे, उसी हिसाब से कार्य होगा। सर, अभी आरक्षण आए नहीं, अगर आ जाता है और अगर सामान्य रहती है सीट, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी को बैकवर्ड प्रत्याशी पर दाव खेलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है जी, रिजर्वेशन शब्द जो है, इसका क्रियान्वयन संवैधानिक है जी, सामाजिक नहीं है। मेरे परिप्रेक्ष्य में जी, मेरा रहना, मेरा खाना, मेरा लोगों के साथ उठना बैठना जितना भी है, वहाँ पर कहीं पर आरक्षण या रिजर्वेशन को लेकर के कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती जी। प्रयाग ये एक बुद्धिजीवियों का शहर है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर आपको बंटवारा करना है
तो आप आरक्षण के आधार पर ना करिए। यहाँ पर प्रयाग में अगर बंटवारा करना है तो आप बुद्धिजीवियों और अन्य इनके बीच में आप बंटवारा कर सकती हैं। जी। तो बुद्धिजीवियों का शहर है, यहाँ पर जाति का कोई औचित्य नहीं सर, उठता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बता देता हूँ जी। या चलिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। शहर उत्तरी, जी, ठीक है, जी, वहाँ से नरेंद्र सिंह गौड़ साहब विधायक और मंत्री रहे जी। उनकी जाति यहाँ पर कितनी है? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ आप मेरे कहने का जो औचित्य है, जी, ये बुद्धिजीवियों का शहर है। जी, यहाँ पर सबसे पहले सरस्वती वंदना होती है, बिल्कुल। सरस्वती जी की पूजा होती है। अगर आप अभी भी गंगा जमुना जी के किनारे जाएंगे, सरस्वती जी दिखाई नहीं देंगी, लेकिन उनकी भी पूजा होगी। तो जहाँ पर ऐसी बात होगी वहाँ पर जातिगत बातें नहीं होती, जरा से भी नहीं होती। आज तक मैंने कभी आरक्षण का कोई फायदा नहीं लिया। पढ़ाई किया, अपने से किया, राजनीति में कोई आरक्षण नहीं है। टिकट मिलना ना मिलना, तो टिकट सरकारी तौर पे आरक्षण का फायदा तो अपने आप मिल जाता है, वहाँ पे तो कोई ले ना ले वो तो सवाल ही नहीं होता है। ना आपकी इस बात को मैं और करेक्ट करना चाहता हूँ जी, कि जो पिछड़ा आरक्षण नहीं लेना चाहता है, हाँ हाँ, उसको वो 40% में आकर के लाइक करता है। अच्छा, पूछा जाता है कि आप किस कास्ट के हैं, अगर आपने सामान्य लिख दिया, अगर आप बैकवर्ड हैं तब भी अगर आपने सामान्य लिख दिया तो आप सामान्य में हैं। तो मतलब आपका कहना है कि आपने सामान्य लिखा है हर जगह? हम तो सामान्य ही लिखे हैं। अब टिकट देना ना देना ये तो परिवार के मालिकों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो परिवार का कार्य करता हूँ, मैं भी एक विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, आप भी एक विद्यालय में पढ़ रही हैं। अब मालिक, परिवार के मालिक ये तय करना है कि पहले आपकी फीस जमा करनी है कि पहले मेरी फीस जमा करनी है। इसमें चिंता क्यों करना। चलिए, आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी से बीजेपी को कितना खतरा है? जो भी खतरा है अभी 8 तारीख को दिख जाएगा। अभी जो चुनाव हो रहे हैं या जिस प्रकार से समाजवादी का अपना क्रियाकलाप है, जब इच्छा हुई चाचा को घर के अंदर बुला लिया, जब इच्छा हुई चाचा के मुंह पे दरवाजा मार दिया। जनता सब देख रही है। आदमी अपने रहन सहन से ही पहचाना जाता है। सर, तो एक सवाल मैं थोड़ा हट के पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी से पटेल समाज का वोट थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी में? क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये विषय तो बहुत चिंतनीय है जी। जो आप हट के प्रश्न कर रही हैं, 2017 में लगभग पटेल समाज 95% 96% तक वोट किया था। यहाँ तक कि 2019 में भी, 2014 में तो 1-2% की जो भी कटौती रही। 2022 में जहाँ पर हमारा समाज 48,000, 45,000, 50,000, 25,000 से जीतता था, इस बार वो रेशियो कम हुआ है। कम क्या, बहुत कम हुआ है। वो रेशियो सैकड़े में आ गया है, 2600, 2700, 3,000, 5,000। पर इसका ये मतलब नहीं कि जो हमारे पटेल भाई चुनाव में इस मार्जिन से जीते या हारे हैं, उनका बाकी चुनाव, बाकी वोट दूसरा कहीं शिफ्ट हो गया है। ये कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस की बात रही कि हम वोट दें या ना दें तब भी हमारा प्रतिनिधि जीतेगा, और वहाँ पर जीत हुई है। हाँ, इस ओवर कॉन्फिडेंस के तहत जिन लोगों ने वोट नहीं दिया है, ये चिंतनीय विषय है। और हमें इसको बूथ लेवल पे जा करके ये देख करके कि कहाँ कहाँ पर पोलिंग कम हुई है, उन सबको प्रोत्साहित करने की अत्यंत आवश्यकता है कि नहीं, जीत के साथ
भारी मतों से जीत का भी एक अलग प्रभाव पड़ता है, जिस पे ये बात कई जगह आपके पहले भी कई पत्रकार बंधुओं ने रखा है, और मुझे लगता है बुद्धिजीवी वर्ग में ये कई दिन एक चिंतन का और विषय भी चला है। जी। तो ऐसी समस्या है, और उसके निदान के लिए रास्ता भी निकाला गया है कि बूथ लेवल तक जा करके जो लोग इस अति विश्वास में रहे कि हम वोट दें या ना दें तब भी जीत हो जाएगी, उनसे फिर से निवेदन करना है कि भाई इसमें अब ज़्यादा गड़बड़ी मत कीजिए, नहीं तो अति विश्वास में कभी जो है गड़बड़ी भी हो जाती है, वो ना होने पाए। चलिए, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जनता के लिए आपका क्या संदेश है, वो बताएं। प्रयागराज की जनता तो वैसे भी प्रसन्न है, डिप्टी सीएम से लेके कैबिनेट मिनिस्टर से लेके मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख सब प्रयाग की जनता के पास है। लेकिन एक मैं निवेदन करूंगा कि शहर में अतिक्रमण और स्वच्छता, इसको ठीक करना जितना सरकार का काम है, उससे कहीं ज़्यादा ये जनता का काम है। मैं देखता हूँ कहीं कहीं पर अच्छे अच्छे इलाकों में लोगों के घर के पास गंदगियाँ पड़ी रहती हैं। जी। प्रयागराज में बड़े बड़े विद्यालय हैं, उनके सामने मैं देखता हूँ कि लोग सुबह आते हैं और बच्चे को छोड़ने के नाम पर इस तरीके से गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि पीछे के लोग रुक जाया करते हैं। मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकास कर रहा है, उसी के अनुरूप अगर हम लोग भी अपना मानसिक विकास कर लें तो वो दिन दूर नहीं जब माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा होगा जी। और भारत पुनः विश्व गुरु की जगह पर अपने आप को स्थापित कर पाएगा। चलिए, वो अच्छी बात है। हमारे टॉक शो में आने का आने के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, आज हमारे साथ थे डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल, जो बीजेपी के वरिष्ठ युवा नेता हैं, महापौर की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं इस बार क्या होगा। उन्होंने अपनी तो नीतियां गिनाई ही, साथ साथ ये भी बताया कि बीजेपी चाहे जिसको भी चुने उसका समर्थन वो करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि समाज की क्या जिम्मेदारी है। मतलब सरकार उनके हिसाब से तो अपना काम कर रही है, लेकिन समाज की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं अपने आप के प्रति, अपने समाज के प्रति, जिससे शायद नगर निगम के साथ साथ अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन करें तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।